मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, कौन सा पेपर होगा भाई आपके सामने? जो आपका पेपर होगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं उसके एक मास्टर क्लास करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? मास्टर क्लास करवाने वाला हूँ। और मास्टर क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन मिलता है। आपके यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो भी यूनिट है उनका सबका आपको कंप्लीट रिवीजन वो मिलता है। तो आपको क्या करना है भाई? वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है, सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करो, उसको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। मिलेगी कहां पर? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका लिंक दे रखा है? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करो और जाकर जैसे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे जो आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाओगे। और इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे आपको देख ये जो पीडीएफ पड़ी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ई गवर्नेंस के नाम से पीडीएफ आपको ऊपर की ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये भी प्राप्त नहीं करनी है, इस तरीके से अगर आपको नहीं मिले, तो आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ ये देखो यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। क्या करना है? नीचे की तरफ आना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। ये रहा, देख लो फाइल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखो एक कोने में एक सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या करना भाई? आपको जो सर्च कर लेना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देखो पॉलिटिकल आपके सामने, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम से आपको चीजों को सर्च करना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम से आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप उसको सर्च कर लोगे आपके सामने, तो आपको क्या करना भाई? ये रही, देखो ये पीडीएफ रही। समझ में आ गया? देखो ये पीडीएफ रही आपके सामने, ये रही पीडीएफ। सब कुछ सर्च करके आपके सामने दिखा दिया। ये वाली पीडीएफ आपके सामने पड़ी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। समझ में आगे? सारी सारी प्रोसेस आपको क्या करनी है? अच्छे से जाओ और पढ़ लो भाई और आपके सामने रिवीजन करो। ये शुरू करते हैं अब आपके सामने क्लास को। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। इसका जो अगला पर्सन आपके सामने जो जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए तथा इसके प्रमुख रूपों के बारे में बताया। नहीं बताइए क्या करना है? रूढ़िवाद के बारे में बताना आपको। रूढ़िवाद क्या होता है और इसके प्रमुख आपके सामने रूप कौन कौन से होते हैं। रूढ़िवाद का अर्थ क्या होता है और इसके प्रमुख आपके सामने रूप कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। तो अपन भी इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई आपके सामने। क्या होता है रूढ़िवाद का अर्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रमुख रूपों के बारे में अपन देखने वाले हैं। रूढ़िवाद को अगर अपन विस्तार से समझे तो रूढ़िवाद होता है आपके सामने के पुराने समय से पारंपरिक तरीके से चले आने वाले जो तौर तरीके होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? रूढ़िवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूढ़िवाद के नाम से जानते हैं। रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है। क्या है जो रूढ़िवाद है? वो एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति 1789 के हिंसक व अमूल चूक परिवर्तनों को विरोध में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो जब फ्रांसी क्रांति है ना, फ्रांस की जो क्रांति है 1789 के अंदर देखने को मिली थी, जिसका उद्देश्य जो राजतंत्र था, क्या था? राजतंत्र है। और आपके सामने जो कुलीन तंत्र है, राजतंत्र और कुलीन तंत्र क्या होता है? जो राजा के द्वारा आपके सामने क्या किया जाता था, जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था फ्रांस में, और जनता है वो आपके सामने राजा और उसकी जो मंत्री परिषद है, जो पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी राजा को अपने कंट्रोल में ले रखा था, वो पैसे वाले लोग हैं, उनको कुलीन लोग बोला जाता है। वो क्या करते थे? आपके सामने जो जनता है उसको प्रताड़ित करते थे। कैसे? क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, है ना, बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, तो वो ना तो समय पर लोगों को अपना मजदूरी देते थे, ना लोगों को समय पर आपके सामने जो सुविधाएं उनको चाहिए वो मुहैया करवाया करते थे। समझ में आ गया आपको? तो इसके लिए आपके सामने क्या है? जो फ्रांस की क्रांति है वो देखने को मिलती है 1789 में। और इसी हिंसक व आमूल चूक जो परिवर्तन हो रहे थे, जो ये फ्रांस की क्रांति है, इसमें सबसे पहले लोकतांत्रिक और हर व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे आर्थिक, पैसे की, है ना, कि भाई एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो जितना काम करे उसके बदले उसको पैसा मिले। उसको आर्थिक स्वतंत्रता क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक लिबर्टी। क्या बोला जाता है?
इकोनॉमिक फ्रीडम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक फ्रीडम के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया? आर्थिक स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो क्या मान सके आपके सामने, आपके जो उसको जितनी जितनी उसने मेहनताना किया उसको उतना मेहनताना मिलना चाहिए। अगले वाली होती है आपके सामने पॉलिटिकल फ्रीडम। कौन सी होती है भाई? पॉलिटिकल फ्रीडम। एक मिनट यहीं पर समझा देता हूं कौन सी होती है भाई। पॉलिटिकल फ्रीडम होती है। पॉलिटिकल फ्रीडम का अर्थ होता है आपके सामने राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता होती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, उसको राजनीतिक रूप में, मतलब राजनीतिक रूप से कोई भी फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक तंत्र में उसको भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। उसी को राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अगले वाला होता है आपके सामने सोशल या इंडिविजुअल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल फ्रीडम। कौन सा फ्रीडम? इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम क्या होता है भाई? इंडिविजुअल फ्रीडम का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आज आप क्या कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति है उसके, अगर आपको कोई सरकारी तंत्र हो गया उसके विरुद्ध में आप आवाज उठा सकते हो, है ना। चाहे आपकी जो जो सत्तारूढ़ पार्टियां उनके खिलाफ आपके सामने आवाज उठा सकते हो। और आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो लोकतंत्र है उसमें जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो सभी के सभी मौलिक अधिकार आपके सामने इंडिविजुअल फ्रीडम के अंदर आते हैं। तो इसकी शुरुआत आपके सामने जो फ्रांसीसी और इटली की जो क्रांतियां होती हैं, फ्रांस की और जो इटली की जो क्रांति होती है, उसी से शुरुआत होती है। 1789 में जो क्रांति हुई थी, इसका जो हिंसक रूप था उसी से इसकी शुरुआत होती है। तो इसी जो फ्रांस की क्रांति है उसको रोकने के लिए इसका शुरुआत हुआ। ब्रिटिश के विचारक एडमंड बर्क ने इसको रूढ़िवाद के जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? एडमंड बर्क है, उनको रूढ़िवाद के प्रमुख क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो एडमंड बर्क वाली है ना, एडमंड बर्क वाली जो बात है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आपको लिख के आना है, बाकायदा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको ऐसे टिक करके आना है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के आपके नंबर देता है टीचर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अगले वाला पॉइंट क्या है? रूढ़िवाद का अर्थ। रूढ़िवाद का क्या अर्थ होता है? कंजर्व। रूढ़िवाद का अर्थ होता है कंजर्व, कंजर्वेटिव्स बोला जाता है इनको। आपने सुना होगा ना, कंजर्वेटिव पार्टी भी होती है, तो रूढ़िवाद विचारधारा वाले होते हैं। एक लिबर्टिव पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी होती है। तो कंजर्वेटिव का अर्थ होता है संरक्षण या बचाना, कोई भी चीज को बचाना। किस चीज को बचा रहे हैं? वे विचारधारा, समाज की प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म, परिवार व स्थापित संस्थाएं जैसे राजशाही व चर्च को बनाए रखने की बात करती है। देखो मैं आपको समझाऊं, इसको कंजर्वेटिव, इसकी फुल फॉर्म होती है रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी, है ना। कंजर्वेटिव का किस शब्द से बना है? कंजर्व, कंजर्व से। और इसका अर्थ होता है बचाना। क्या अर्थ होता है? बचाना। अब आपको रूढ़िवाद से क्या पता चला? आप ये शब्द पढ़ा रूढ़िवाद, इससे आपको क्या पता चल रहा है? कि कोई ना कोई चीजों को बचाने की बात की जा रही है। किस चीजों को बचाने की? कि हमारे जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है। जैसे आपके सामने भाई गांव में आप गए, कहाँ गए? गांव में गए। अब गांव के दादाजी कहेंगे कि भैया आपके सामने है ना, आपको क्या है आजकल पता नहीं क्या पहनावा चल गया, हमारे टाइम पे लोग धोती कुर्ता पहना करते थे आपके सामने, है ना। आजकल तो आप जींस पैंट पहनते हो, है ना। हमारे यहाँ पे तो बाजरे की रोटी, है ना, घर का खाना खाया जाता था। आजकल आजकल तो आप मोमोज बर्गर खा रहे हो, है ना। पहले भाई आपके सामने, अरे हमारे टाइम पे तो अरेंज मैरिज हुआ करती थी, है ना। इस प्रकार की चीजें भाई, सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। तो ये सब क्या चीजें? पुरानी चीजें हैं, पुरानी परंपरा है, पुरानी सभ्यता है, पुरानी विचारधारा है। इन सबको जो लोग बचाने की बात करते हैं वही क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी लोग, जो अपनी पुरानी परंपराओं को, पुरानी विचारधाराओं को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, वही कंजर्वेटिव लोग होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव लोग होते हैं। इनका काम ये होता है, इनकी विचारधारा ये है कि समाज में जो पुराने समय से जो चीजें चली आ रही है ना, उन्हीं को हम बचाए रखें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यह अचानक या हिंसक परिवर्तन क्रांति का घोर विरोध करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये विचारधारा तो देखो सीधी सीधी बात है, इसीलिए आपके सामने देखने को मिली थी, ताकि क्या आपके सामने जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको दबाया जा सके। लेकिन इसका भाई ये जो विचारधारा है ना, जो समाज के अंदर जो अचानक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे आज के समय देख लो अपने समाज में क्या कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं भाई। पहले आपके सामने ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। कैसी फैमिली हुआ करती थी? ज्वाइंट फैमिली में लोग रहा करते थे, सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। आज आजकल हर व्यक्ति आपके सामने अलग रहना पसंद करता है। घर में आपके सामने 4 व्यक्ति हैं, क्या है? 4 व्यक्ति हैं, चारों के पास मोबाइल है, 4 आपके सामने अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं। एक जगह है लेकिन 4 अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं। सबके खान पान का तरीका बदल गया, भाषा बोली का तरीका बदल गया है ना। तो
तो इस तरीके से आपके सामने जो समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, इस प्रकार के बदलावों का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यह मानती है कि मनुष्य का स्वभाव में स्वार्थी व अपूर्ण, इसलिए परंपराओं अनुशासन को बांधे रखना जरूरी है। ये क्या बताती है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा, स्वार्थी है। मनुष्य को खुद को नहीं पता कि उसको जीवन में क्या चाहिए, है ना भाई। आज के समय आप एक चीज देखो, ये आपका खेत है, खेत है, ये दो भाइयों का खेत है, इसमें थोड़ी सी एक अगर आपके सामने थोड़ा सा भी एक भाई एक्स्ट्रा अगर अपने खेत में उसको मिला लेता ना मेड़ के अंदर, तो लड़ाई हो जाती है ना। और काफी बार तो क्या होता है, एक दूसरे को मरने मिटने पर भी उतर जाते हैं। देखा ना आपने ऐसा होता हुआ। तो यही चीजें हैं, मनुष्य को खुद को नहीं पता, वो स्वार्थी स्वभाव का होता है। इसीलिए समाज में जो परंपराएं बनाई गई हैं, ये समाज को किसके लिए बनाई गई, समाज को अनुशासित रखने के लिए और एकजुट रखने के लिए परंपराएं बनाई गई हैं, और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को। समझ में आ गया। अगले वाला रूढ़िवाद का रूप। पहला शास्त्रीय पारंपरिक रूढ़िवाद, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव। कौन सी, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव। जो प्राचीन सभ्यता वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं आपके सामने, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव। यह एडमंड बर्ग का मूल दर्शन है। यह समाज को एक जैविक संस्था, ऑर्गेनिक एंटिटी मानता है, जो पीढ़ियों से धीरे धीरे विकसित हुई है। शास्त्रीय या आपके सामने पारंपरिक रूढ़िवाद क्या कहता है, ये एडमंड बर्ग के द्वारा बताया गया दर्शन है, और ये कहता है कि समाज एक जैविक संस्था है। क्या है, ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट है। कैसा इंस्टीट्यूट है भाई, ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनिक एंटिटी। ऑर्गेनिक एंटिटी क्या होती है भाई, प्राचीन समय से, जब से दुनिया की शुरुआत हुई है, जब से समाज की शुरुआत हुई है, तभी से आपके सामने क्या है, ये जो समाज है, समाज नामक संस्था वो चली आ रही है। और ये बात सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि भाई आपके सामने पहले मनुष्य ने जब जन्म लिया होगा, तब आपके सामने भाई अकेला घूमता होगा। फिर आपके सामने क्या है, धीरे धीरे आपके सामने उसने अपना परिवार बढ़ा किया, एक घर में 4 से 5 लोग रहने लगे। तो पहले क्या हुआ करता था, मनुष्य को जो जीव जंतु आ करते थे ना, आपके सामने जो जीव जंतु आ करते थे, उनसे उनको खतरा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, जो अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु आ करते थे, उनसे उनको खतरा हुआ करता था। इसीलिए मनुष्य ने क्या किया, इकट्ठे होकर रहना शुरू किया। क्या क्या, आपके सामने समाज का, परिवार का निर्माण किया। समझ में आ गया। मतलब भाई एक घर में 4 लोग रहने, एक पिता के 4 बेटे हुए, 5 बेटे, जितने भी हुए, उससे परिवार का निर्माण हुआ। फिर इसी प्रकार से 2 से 3 परिवार रहने लग गए, ताकि वो जंगलों को, है ना, जंगलों के अंदर जानवरों से बचा सके खुद को। तो उनको कबीलों के नाम से जाने लगे, कबीले। फिर कबीले आपके सामने धीरे धीरे बड़े होने लगे, है ना, तो उनको जनपद के नाम से जाना जाने लगा। किसके नाम से, जनपद के नाम से। फिर जनपद बड़े हुए तो महाजनपद बने। ठीक है, महाजनपद से फिर आपके सामने राज्य जैसी अवधारणाएं देखने को मिल गई। तो इसी तरीके से आपके सामने जो परिवार है, वो आपके सामने जीव जंतुओं से बचने के लिए उससे किसका निर्माण हुआ भाई, समाज का निर्माण हुआ। समाज में रहने के कुछ तौर तरीके बनाए गए, उन्हीं को सामाजिक परंपराओं के नाम से जाना जाता है। यह मानता है कि पीढ़ियां धीरे धीरे विकसित हुई, इसलिए अतीत की परंपराओं को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का संचित ज्ञान है। क्या बताया गया कि समाज एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, समाज धीरे धीरे पैदा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो अतीत की जो परंपराएं हैं, हमारे जो अतीत की जो विचारधारा है, हमें उसे बदलना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान है, क्या है, हमारे जो पूर्वजों का जो ज्ञान है, उसको हमें संचित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें संचित रखना चाहिए। यह समाज में प्राकृतिक असमानताओं का समर्थन करता है। क्या करता है, समाज में जो प्राकृतिक असमानताएं हैं, भाई प्राकृतिक असमानताएं क्या होता है, कोई व्यक्ति ना बुद्धि से बहुत ज्यादा समझदार होता है। किसी के पास आपके सामने भाई क्या होता है, हाइट ज्यादा है भाई। किसी के पास ऐसी फैमिली में पैदा हो गया जिसको पास पैसे धन दौलत ज्यादा है। तो ये प्राकृतिक रूप से असमानताएं होती हैं। इन सभी असमानताओं को हमें बनाए रखना चाहिए। भाई कोई आदमी शरीर से बढ़िया है, तो उसको आपके सामने क्या, समाज के बचाव के लिए, रक्षा के लिए आर्मी में जाएगा, तो उसको फायदा होगा। पढ़ा लिखा ज्यादा समझदार व्यक्ति है, तो IAS IPS सरकारी अधिकारी बनेगा, उसमें काम आएगा। बिजनेस चलाने की बढ़िया बुद्धि अगर वो काम करेगा, तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यही है, समाज में जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, उनको चलते रहना चाहिए। ये किसके बात की गई, शास्त्रीय व पारंपरिक रूढ़िवादिता में बात की गई है। अगले वाले रूढ़िवादी, संरक्षणवादी रूढ़िवादी, पैटर्निज्म व नेशन कंजर्वेटिव। बेंजामिन, यह नाम रख लेना भाई, बेंजामिन डिजारिली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसको विकसित किया जब औद्योगिकरण के कारण अमीर व गरीबों के बीच में खाई बढ़ने लगी। क्या हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आपके सामने आगे बढ़ी, तो इसीलिए अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर होते चले गए, और गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब होता चला गया। क्या हुआ, अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर होता चला गया, गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब होता चला गया। तब ये आपके सामने संरक्षणवादी रूढ़िवाद की विचारधारा पनपती है। क्या पनपती है, संरक्षणवादी रूढ़िवादी विचारधारा आपके सामने पनप कर आती है। तब इस विचारधारा ने कहा था, समाज के एक ऐसे उच्च वर्ग का नैतिक कर्तव्य है कि वो गरीबों का संरक्षण करे। मतलब
समाज के अंदर, समाज के अंदर जो अमीर वर्ग है, समाज के अंदर जो अमीर वर्ग है ना, वो क्या करे भाई, वो उन्होंने भाई क्या किया है, आपके सामने खूब मेहनत करके या फिर आपके सामने काम करवा के खूब पैसा इकट्ठा किया है। क्या किया है? खूब पैसा, खूब मनी इकट्ठा किए। अब वो पैसा आपके सामने भाई अपने पास रखकर क्या करेगा, उस कुछ पैसे को वो आपके सामने एनजीओ के माध्यम से, है ना, या और कोई माध्यम से क्या करे भाई, जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास भाई, चाहे हो सकता है आपके सामने उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी हो, या उनको इतने ज्यादा जीवन में मौके नहीं मिले हो, या हो सकता है उनको आपके सामने क्या है, शारीरिक रूप से कोई कमजोरी हो, वो गरीब रह गए, तो उनको ये जो अमीर व्यक्ति है ना, ये उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे पैसे के रूप में, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं के रूप में, चाहे शिक्षा के रूप में। भाई चाहे क्या कर दे, चाहे स्कूल खोल दे अपनी, तो उसमें मुफ्त शिक्षा दे दें, है ना, उनकी शादी वगैरह करवा दें, मैरिज वगैरह करवा दें उनकी, है ना, या अगर आपके सामने अच्छे हॉस्पिटल खोल दें जिससे क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, फिर आपके सामने सस्ता खाना वगैरह दे दें, तो इससे क्या उन लोगों का जीवन है वो भी सुधर जाएगा और आपका कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये विचारधारा कब निकल के आती है, संरक्षणवादी रूढ़िवादी विचारधारा तब निकल के आती है जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और अमीर और गरीबों के बीच में काफी ज्यादा फर्क हो जाता है। इसमें यही बात किया गया, जैसे एक माता है, जैसे माता पिता अपने बच्चे का संरक्षण करते हैं, उसी तरीके से अमीर लोग हैं वो इस समाज के माता पिता बनके जो गरीब लोग हैं उनकी संरक्षण करना चाहिए। समझ में आ गया? ताकि समाज में क्रांति नहीं हो, राष्ट्र क्या बन के रहे, वन नेशन बन के रहे। तो मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग है वो आपके सामने किसी प्रकार की क्रांति ना करे। नवीन दक्षिणपंथी, यह 1970 की 80 के दशक में थेचर व रिंगन में उभरा। ये दो परंपराएं विरोधी विचारधारा का मिश्रण है। क्या है? इसमें दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं जो थेचर व रिंगन के द्वारा विचारधाराओं से निकल कर आई। पहली थी नव उदारवादी अर्थशास्त्र, ये मुक्त बाजार की बात करते हैं, और नव रूढ़िवादी ये सख्त कानून व्यवस्था की बात की जाती है। तो आपके सामने इन्होंने क्या बात की गई कि समाज है उस पे जो सरकार है उसका कम से कम कंट्रोल होना चाहिए, किसके ऊपर, बाजार के ऊपर। और रूढ़िवादी समाजवाद ने क्या कहा है कि सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए और आपके सामने पारंपरिक मूल्य है वो संरक्षित रहने चाहिए। चलिए, रूढ़िवाद का अर्थ आंख मूंद कर अतीत से चिपके रहना बिल्कुल नहीं। मतलब रूढ़िवाद का अर्थ ये नहीं है कि बस आपको तो अपना जो पुराना इतिहास है, क्या है, पुराना इतिहास या हिस्ट्री है उसके ऊपर ही आपको पूर्ण रूप से चिपके रहना है, ऐसा बिल्कुल भी इसका कहना नहीं है। एडवर्ड बर्ग के अनुसार बचाए रखने ही आंशिक परिवर्तन जरूरी है। मतलब आप क्या कर रहे हो, जो बदलाव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो बदलाव कर रहे हो, बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं अचानक बदलाव नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? अचानक बदलाव नहीं होने चाहिए, समय के साथ धीरे धीरे बदलाव होने चाहिए। ये बात किया गया रूढ़िवादी विचारधारा के अंदर। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको? कार्ल मार्क्स के जो जितने भी मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे।